बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें स्टार्ट करना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने ग्राफ्स वगैरह पढ़ लिए थे, टेबल्स वगैरह। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको दिखाती हूँ क्या चीज है। ये किसका चल रहा है, इसको थोड़ा सा म्यूट कर लें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होंगी, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है, पहला उसमें है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स ये मैं इसको साथ साथ यहाँ पे शो भी करवाता जाता हूँ। क्लास लिमिट्स जो हम ग्रुप बनाते हैं वो हमारी क्लास लिमिट्स कहलाएंगे फ्रीक्वेंसी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा है, हम उसमें 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 ये क्लासेस बनाई हैं। ये जो पहली होती है इसकी लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, और जो दूसरे नंबर पे है उसको हम अपर क्लास लिमिट कहेंगे, जो राइट हैंड पे है। अपर क्लास लिमिट्स और जो पहले आएगी लोअर क्लास लिमिट्स। इसके साथ क्लास लिमिट्स के साथ ही क्लास बाउंड्रीज भी हम पढ़ लेते हैं। क्लास बाउंड्री में क्या होता है, जो पिछली क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर अगर सेम होंगी तो वो क्लास बाउंड्री कहलाएगी। अगर ये सेम नहीं होंगी तो वो क्लास लिमिट्स कहलाएंगी। ये फर्क है क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्री में। तो क्लास लिमिट से हम क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। हमारे पास क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम देखते होते हैं। क्लास लिमिट्स में पिछली क्लास की अपर और अगली क्लास की लोअर, उनका डिफरेंस देखना है कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है। ये बन रहा है 5 - 4, तो 1 बन रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो ये 0.5 आएगा। ये जो हमारे पास 0.5 आया है, इसको हम लोअर क्लास में से माइनस करते हैं और अपर क्लास में ऐड करते हैं। लोअर क्लास में क्या करना है, माइनस करना है, और अपर क्लास में उसको ऐड करते जाना है। तो हमारे पास ये चीज सेम बनती जाएगी। पहली वैल्यू 0 रखी हुई थी, इसको अब 1 या इस तरह रखें क्योंकि अब नेगेटिव आ जाएगी। -0.5 और ये 4.5 हो जाएगी। अपर में ऐड करना है, 5 में से माइनस करना है, लोअर में से माइनस करना है, तो ये 4.5 हो जाएगी और 9.5, ये 10.5, सॉरी 9.5 और 14.5। तो ये देखें क्लास बाउंड्रीज में हमारे पास ये बराबर होने चाहिए। अच्छा, क्लास बाउंड्री के बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हर क्लास के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर क्लास मार्क्स कैसे बनाते हैं, जो अपर क्लास लिमिट्स और लोअर क्लास लिमिट्स इन दोनों को ऐड किया जाता है और 2 पे डिवाइड कर दिया जाता है तो क्लास मार्क बन जाता है, उसको हम x के साथ डिनोट करते हैं। और ये अगर आपके पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं तो उसके तहत भी ये बन जाता है कि अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करें एक ही क्लास की, तो वो
उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्लास मार्क बन जाएगा। एक्स के साथ डिनोट करते हैं इसको। जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लासेस थी, इलेवन से 15, ये क्लास लिमिट्स थी। तो अगर x हमने बनाना हो तो इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 5 + 1 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा। 15 और 11 26 और यहाँ पर 13 आ जाएगा। अच्छा, एक ये है कि इसके बाद हम क्लास विड्थ देखते हैं या क्लास इंटरवल उसको कहते हैं, जो इन लोअर का लोअर से डिफरेंस या अपर का अपर से डिफरेंस वो निकालेंगे, वो क्लास विड्थ कहलाएगा। इसको एज के साथ हम डिनोट करते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो यहां पर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है इसका क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी सपोज मेरे पास यहाँ पर 4 था, 5 था और 3 था, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज थी। फ्रीक्वेंसीज के बाद हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की देखते होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या चीज आती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे हम डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना बन रहा है, 12। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4/12, 5/12 एंड 3/12। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखते होते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करते जाना, किसी चीज को ऐड करना। क्यूमुलेटिव यानी प्रीसीडिंग सब को ऐड करना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यानी इस 4 में 5 को ऐड किया तो 9, 9 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। आखिरी जो हमारे पास बनेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। क्लास विड्थ भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमने क्लासेस जो बनानी होती हैं, इसमें एमसीक्यूज 2-3 इंपॉर्टेंट हैं जो आते होते हैं। पहला तो यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस हमारे पास कितनी होनी चाहिए। हमारे पास 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 20 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि क्लासेस कितनी हों, वो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। और ये एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, यानी नंबर ऑफ क्लासेस को अगर हम k के साथ डिनोट करते हैं तो 1 + 3.3 log n। n क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैंपल साइज जो होगा। तो इसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि कितनी क्लासेस आएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल साइज जो है 200 का है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, log 200 कितना होगा, ये 2.30 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3.3 करें, और प्लस उसमें 1 कर दें तो ये 8.59 आ रहा है। तो इसको हम राउंड करके ये डिसाइड कर लेंगे कि इसकी 9 क्लासेस बनेंगी, क्योंकि ये बन रहा था 8.59।
राउंड करके कितनी क्लासेस बन जाएंगी? 9। तो इस तरह इसके एमसीक्यूज आ सकता है। उन्होंने 100 लिया था, 100 पे क्लासेस कितनी बन रही थी? क्योंकि 100 का लॉग 2 होता है और 200 का लॉग आया था मेरे पास 2.3, तो उसमें 9 क्लासेस बनी है। अच्छा, पहले जब हम डिसाइड कर लेंगे कि नंबर ऑफ क्लासेस, उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा? हमने रेंज डिफाइन करनी है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है या ऑब्जर्वेशन है उसको देखेंगे। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो माइनस करेंगे, तो रेंज हमारे पास डिफाइन हो जाएगी। और इसका आमतौर पे फार्मूला जो लिखा जाता है, रेंज R इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम मैक्सिमम क्लास वैल्यू ऑब्जर्वेशन और एक्स नॉट जो है मिनिमम ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है कि क्लास विड्थ कितना आना चाहिए, क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके लिए जब हमारे पास रेंज आ गई है, रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस पे, नंबर ऑफ क्लासेस को हमने अगर के साथ डिनोट किया है तो रेंज डिवाइडेड बाय के करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको एज अ हम क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल लेंगे और उसको हम राउंड भी कर सकते हैं कि वो एक इस तरह उसको राउंड करें कि आगे क्लासेस बनाने के लिए आसानी हो। आमतौर पर 10 या 5 का मल्टीपल लिया जाता है राउंड करके, ताकि उनको क्लासेस बनाने में आगे आसानी हो। उसके बाद यह है कि हमने क्लास को डिसाइड कहां से करना है, यानी हमारी लोअर क्लास लिमिट जो है या क्लास बाउंड्री जो है उसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट हमने वहां से करना है जहां से हमारी छोटी ऑब्जर्वेशन जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वो उसके अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन डाटा के अंदर 7 थी, तो हम ये स्टार्ट कर सकते हैं कि 7 से नीचे 5 का मल्टीपल बन रहा है 5, तो 5 हम अपनी लोअर क्लास लिमिट रख सकते हैं। बाजुकात हम जो लोअर क्लास लिमिट आ रही होती है उसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग क्लास लिमिट्स होती हैं उसमें हम क्लास विड्थ को ऐड करते जाते हैं, तो तमाम हम अपनी क्लास लिमिट्स एंड तक ले जाते हैं जहां पर हमारी मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके अंदर आ जाए। उसके बाद हम डाटा को ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, डाटा की ऑब्जर्वेशंस और टैली मेथड के साथ हम फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं कि हर क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ये आगे उन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको जस्ट देख लेना है। ये सेम वही प्रोसेस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स उसमें लिए हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, कम्युलेटिव में क्या होता है, या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब ये दो तरह की होती है, एक लेस देन वाली, एक ग्रेटर देन वाली। लेस देन का मतलब ये है कि जो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि उससे जो भी स्पेसिफिक लिमिट है उससे लेस देन कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें अगली को ऐड करते हैं, उससे लेस देन हम कहेंगे
के कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, ये सारा इस तरह ये लेस देन वाला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास था कि लेस देन 64.5 0 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद लेस देन 84.5 9 ऑब्जर्वेशन, और ये सारी उसमें ऐड करके यानी टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो था वो 60 बन रहा था, तो इसमें वो ऐड करता गया है और लेस देन लगाता गया साथ। आगे हमारे पास मोर देन या ग्रेटर देन वाला होता है, इसको हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम से, मोर देन यानी कि इससे 64 से ज्यादा टोटल कितनी है। इसमें हम फिर क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो माइनस करते जाते हैं, तो ये एंड पे हमारे पास 0 आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अच्छा, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हम बनाते क्यों हैं, पहले ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये किसने मुतारफ कराया था, जोहन तुक्के जो था 1977 में उसने इसको मुतारफ करवाया है। स्टेम एंड लीफ ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। स्टेम एंड लीफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। अब इसमें जो हमारे पास डाटा की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को देखकर हमने डिसाइड करना होता है कि इसका स्टेम क्या होना चाहिए और लीफ क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास डाटा इस तरह का है कि पॉइंट्स में है 2.45 या 3.26 5.29 इस तरह के डाटा है, तो पॉइंट से पहले वाले को हम स्टेम ले लेंगे और पॉइंट के बाद वाला जो है उसको हम एज अ लीफ ट्रीट कर लेंगे। या फिर अगर डाटा हमारे पास पॉइंट्स के अलावा है, जैसे 4 है, उसके बाद 6 है, 10 है, 12 है, 25 है, तो इसमें पहले डिजिट को हम स्टेम और दूसरे डिजिट को हम लीफ ले लेंगे। अब ये जो सिंगल डिजिट है इसके स्टार्ट में हम 0 लगाते हैं, उसको एज अ स्टेम लेंगे और जो बाकी है उसको हम लीफ लेंगे। तो ये स्टेम और लीफ जो है ये भी हेल्प करता है हमें फ्रीक्वेंसी बनाने में। ये देखें, ये एग्जांपल 2.7 है, इसके अंदर ये वैल्यूज गिवन है, तो ये स्टेम उन्होंने बनाया, जो पहली वैल्यू डाटा के अंदर है उसको एज अ स्टेम लिया है और दूसरी वैल्यू जो होगी उसको एज अ वो लीफ लेगा। अब देखें, ये इस तरफ 1 है और इधर 8 और 2 है, इसका मतलब है ये दो ऑब्जर्वेशन हैं, एक 18 है और दूसरा इसमें 12 है। और इसको अगर हम देखते हैं 9 6 और 7 है, इधर 2 है, यानी 2 स्टार्ट में लिखें उसके साथ 9 लिखें तो ये 29, 2 लिखें और उसके साथ 6 तो 26, 2 लिखें 7 तो ये 27। इस तरह ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ बनेगा। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं कि 1 जो है ये 10 से लेकर 19 तक हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद 20 से लेकर 29 तक 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके तहत बना सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि 30 से लेकर 39 तक ये 5 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये भी हमारे पास हेल्पफुल होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। ये नेक्स्ट एग्जांपल थी। आगे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के स्लाइड्स हैं, हम यहां से इसको करते हैं। ये थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा कल वाला। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं।
एक टेबुलर, एक विजुअल और एक टेक्सचुअल, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में जो हम लिखते हैं। इस स्लाइड्स में दो हैं। तीसरा मेथड टेक्सचुअल भी होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं सर आवाज आपकी कट रही है, आवाज नहीं आ रही। कॉल आ गई है मेरे सर की, 1 मिनट में ना थोड़ी देर में कॉल दोबारा करता हूँ। बस 5 मिनट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। टेबुलर फॉर्म यानी टेबल की फॉर्म में विजुअल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमारे पास वीडियो नहीं आ रही। ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं, अरे माना लैपटॉप ना हमसे एग्जाम्पल मुझे ये चला दे। क्या वो नहीं चलते तो मैं क्या करूं अब? विजुअल प्रेजेंटेशन में हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और मम्मा नहीं चल रहा। अब चलना होगा ना तो चल जाएगा सर, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं उसको पकड़ के नहीं हाथ से चला सकती कि मैं हाथ से पकड़ के चला दूं। वो चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलता फिर ना चलेगा यार। शालो नहीं चलना पो तो मैं की करा। अच्छा चल बस को चुप कर जा, मेरे को ऊपर ना करो ऐसे शाल। यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, इसके क्या इस्तेमाल हैं? इजी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी डाटा को देखते ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये हेल्पफुल होता है फ्यूचर एनालिसिस के लिए, और इजी फॉर मेकिंग कंपैरिजन, और ये अट्रैक्टिव होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन के असूल कौन से होने चाहिए? Data should be presented in simple form, rouse interest in reader, यानी कि इस तरह की प्रेजेंटेशन हो कि रीडर उसमें इंटरेस्ट ले। should be concise but without losing important details, यदि उसको हम कंसाइज करें लेकिन कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है या डिटेल्स है वो लूज किए बगैर। facilitate further statistical analysis or define problem and should suggest its solutions. टेबुलेशन में क्या होता है? अब उसकी आगे कैटेगरी जो थी हमारे पास, पहली कैटेगरी टेबुलेशन। टेबुलेशन हम कल भी डिस्कस कर चुके थे कि डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो हम प्रेजेंट या क्लासिफाइड करते हैं वो टेबुलेशन कहलाता है। ये आगे उसने एक छोटा सा
टेबल जो है वो भी उसने शो करवा दी है। एक एमसीक्यूज आता होता है टेबल्स के बारे में कि टेबल हैज एट लीस्ट हाउ मैनी पार्ट्स, तो कम से कम यानी टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसका आंसर है 4, यानी इसके जो कम से कम पार्ट्स हैं वो 4 होते हैं। मैक्सिमम तो इसके फिर आगे जैसे बढ़ाते जाएं टाइटल से लेकर नीचे हमारे पास फुटनोट्स और सोर्स तक, वो काफी ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 4 जरूरी है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ टेबुलेशंस, जो हम फ्रीक्वेंसी बनाई थी वो भी टेबुलेशन के अंदर आती है। सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स डाटा, यानी टेबुलेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि कम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर देता है, जैसे उन्होंने ये ऊपर क्लास फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है। unnecessary details and repetition of data avoided in tabulation, टेबुलेशन के बाद में हम जो डिटेल्स होती हैं अननेसेसरी उससे अवॉइड किया जाता है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, इसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, यानी हमें पता चलता है अगर हम इस टेबल में देखें तो 60 से लेकर 61.9 तक 178 वैल्यूज हैं, 62 से लेकर 63.9 से में 324 वैल्यूज हैं, तो ये हम आपस में इनके कंपैरिजन भी करते हैं। गिव्स आइडेंटिफाई identity to data and reveals pattern within the figures which cannot be seen in the narrative form. Rules of tabulations के रूल, ये कल भी हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि पहले उसका टाइटल, फिर स्टॉप जिसे बॉक्स और बॉक्स हेड किसको कहते हैं, स्टॉप किसको कहते हैं। जो बॉक्स हेड है, कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं उसको हम बॉक्स हेड कहते हैं, और जो रोज की हेडिंग्स हैं उनको हम स्टॉप्स कहते हैं। ये आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स ही उन्होंने इसके अंदर बनाया हुए हैं। और रूल्स में वो ये बता रहा है कि टाइटल्स किस तरह का होना चाहिए, टेबल का कंटेंट्स कैसा होना चाहिए, सब टाइटल्स कैसा होना चाहिए, कि उसको जस्ट पढ़कर देखकर पता चल जाए कि ये किस चीज का टेबल है। ये आगे उसके टेबल्स, सिंपल टेबल का उन्होंने वो एक खाका बना के दिया है। कॉलम हेडिंग्स को बॉक्स हेड, रो हेडिंग को हम स्टॉप कहते हैं। बाकी बॉडी आती है, ऊपर टेबल नंबर वगैरह जो टाइटल आता है, और नीचे फुटनोट और सोर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद प्रिकॉशंस, टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। ये आगे उसकी वो बता रहा है कि टेबल किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का बनाया कि वो आप इतना बड़ा भी ना बनाया कि वो अपने पेपर साइज से बढ़ जाए, कंसाइज होना चाहिए। कैप्शंस और स्टब जो है शुड बी अरेंज्ड इन सम सिस्टमैटिक ऑर्डर। सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब यह है कि कैप्शंस में फॉर एग्जांपल या स्टब्स में जो वैल्यूज हैं वो किसी ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टब के अंदर हमारे पास अगर क्लास लिमिट्स आ रही हैं, तो पहली क्लास अगर 5 से लेकर 10 तक है तो दूसरी क्लास 11 से लेकर 15 तक या इस तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें हम जंप लगाकर आगे ले जाएं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड गिवन इन द टेबल। जो वैल्यूज के यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे वो डिफाइन किए जाएं। फिगर शुड बी राउंडेड टू अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। फिगर्स जो हैं उनको राउंडेड किया जाए। उसके बाद टेबल एंड फुटनोट टू दिस इफेक्ट शुड बी गिवन, यानी फुटनोट वगैरह भी उसके होने चाहिए। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ टेबल है।
बेसिस ऑफ पर्पस, इसमें रेफरेंस टेबल, टेक्स्ट टेबल्स और बेसिस ऑफ कंटेंट, ये दो बेसिस हैं, एक बेसिस ऑफ पर्पस और दूसरा है बेसिस ऑफ कंटेंट। बेसिस ऑफ पर्पस में हमारे पास रेफरेंस टेबल और टेक्स्ट टेबल, और बेसिस ऑफ कंटेंट में हमारे पास सिंपल टेबल्स, आगे कम्प्लेक्स टेबल्स। कम्प्लेक्स टेबल्स के अंदर हमारे पास डबल टेबल, ट्रिपल टेबल्स और मल्टीपल टेबल्स है। सिंपल टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसमें हमने अपने डाटा को कैटेगराइज किया होता है, एक कैटेगरी के तहत। कम्प्लेक्स टेबल्स के अंदर डबल टेबल, इसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं, ट्रिपल टेबल्स 3 कैटेगरी आ जाती हैं, और मल्टीपल टेबल, इसके अंदर ज्यादा कैटेगरी आ जाती हैं जिसके तहत हमने वो टेबल बनाया होता है। आगे ये शो किए गए होंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जो लेफ्ट पे हैं ये हमारे पास रोज हैं, स्टब, और ये ऊपर जो है इसके बॉक्स हेड हैं, और ये डाटा जो शो हो रहा है ये इसकी बॉडी है। ये एक सिंपल टेबल जो है शो किया गया है। ये भी एक टेबल शो किया गया है, इसको भी आपने देख लेना है। ये सिंपल टेबल्स की एग्जांपल है जिसमें जस्ट जेंडर्स एक ही कैटेगरी है। ये डबल है, इसमें दो कैटेगरी हैं, एक जेंडर और दूसरा फूड हैबिट, तो इसको हम डबल टेबल कहेंगे। या कल हमने इसके और नाम भी पढ़े थे, सिंगल क्लासिफिकेशन के साथ और डबल क्लासिफिकेशन के साथ। और ये ट्रिपल टेबल है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज आ रही हैं, एक जेंडर है, फूड हैबिट को आगे 2 कैटेगरीज उसकी बनाई गई हैं, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन, और आगे उसके साथ एज। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी, जेंडर, फूड हैबिट्स और एज, तो ये ट्रिपल टेबल कहलाएगा। उसके बाद मल्टीपल में आ जाएं, मल्टीपल के अंदर जेंडर भी आ रहा है, फूड हैबिट्स, एज आ रही है, और ये रिजाइडिंग एरिया जो है यानी कि उनकी जो रेजिडेंस है वो इसके साथ शो हो रही है। तो ये